अगर क्वांटम मैकेनिक या फिर एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स नाम से कोई चैप्टर्स है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये थर्ड पेपर का यह मेरा दूसरी वीडियो है, तो प्लीज़ आप पहला वीडियो अगर मेरा नहीं देखे हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप मेरा पहला वीडियो देखिए। और अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस पहले वीडियो का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से विजिट करके भी उस वीडियो की देख लीजिए। क्योंकि अगर आप उस वीडियो के देखेंगे तो शायद ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की बात जब हम क्वांटम मैकेनिक्स से कर रहे हैं, तो जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात हम कर ही दिए हैं तो पहले हम क्या है कि स्टार्टिंग क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से हुआ है, वहाँ के जितने लॉ हमको मिले हैं उन सभी लॉ को मैंने भी इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि अगर हमसे अपने थर्ड ईयर के या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स ये 6th सेमेस्टर की जो सेकंड यूनिट है, अगर उसकी बात करें तो वो डायरेक्टली हमारे श्रोडिंगर वेव से स्टार्ट कर दिया है, जो कि समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। और आई होप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो आपको पता ही है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में है उससे केवल 40 से 50 क्वेश्चंस आई थिंक परसेंटेज के क्वेश्चंस को फंसती हैं, और बाकी 50 से 40% के क्वेश्चंस उस टॉपिक से हायर एजुकेशन में जो और इससे हायर एजुकेशन में पूछी जाती है वहाँ से दी जाती है। क्योंकि आप भी आई होप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ का पेपर देख के एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आप जियोलॉजी या बॉटनी का स्टूडेंट हैं तो आप बॉटनी और जियोलॉजी का पेपर देने के बाद में आपको यह अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो आई होप क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए मैं क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से भी जितने पॉइंट को हमने पाया इसमें इंक्लूड किया। तो आई थिंक आप इसको पूरी तरीके से अच्छे देखिएगा और फिर हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आई होप पहले तो मैं रिवाइज करवाता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट हमारी जनरली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में तो आई होप ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप पहले पढ़े होंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बातें बताने का। यहाँ हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करके आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उससे जो पॉइंट हमको हमारे एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम मेंशन कर दिए हैं। हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कोई लॉ तो होता नहीं है, बस उसको एक्सप्लेन को 3 लॉ भी करते हैं उससे रिलेटेड। पहला जो लॉ है वो हमारा किरचॉफ लॉ होता है। किरचॉफ लॉ का आपको केवल ये फार्मूला जानने की ज़रूरत है, जहाँ पर इसका सब नोटेशंस आपको भी जानने की ज़रूरत है। इसका नोटेशंस क्या है, जहाँ ई लेमडा इज इक्वल टू इमिसिंग पावर ऑफ द एनी बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, जबकि इसके रिस्पेक्ट में हमारा टेम्परेचर और वेवलेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी के लिए अगर टेम्परेचर और लेमडा की वैल्यू अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस बॉडी के लिए जो इमिसिंग पावर और एब्जॉर्बिंग पावर का रेशियो होगा वह किसी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के इमिसिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर उसके इक्वल भी आप कह सकते हैं। ये हमारा पहला लॉ हो गया। और दूसरा लॉ इसमें जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से में हमको इम्पोर्टेंस लगा, वो दूसरा लॉ जो है हमारा ये बैंड डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। बैंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के केवल आपको ये याद रखना है फार्मूला लेमडा इज इक्वल टू B/T। यहाँ आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जो लेमडा मैक्स की वैल्यू होता है वो हमारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पर ये स्मॉल b जो है वो बैंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ हमने मेंशन नहीं किया, इस कांस्टेंट होती है। और तीसरी जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में लॉ होती है, यह तीसरी लॉ जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको जनरली हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम तो नोटेशन में पाए थे कि ये ई से डिनोट किया जाता है
और यहाँ पे हमको मिला कि जे स्टार से भी डोनेट करते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि ये लिया क्या है, केवल ये मतलब है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, यानी एनर्जी जो होगी बेंड डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ की, वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये सिग्मा जो होगा वो भी हमारा बेंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो कांस्टेंट है वो हमारा है। तो आपको ये 3 लॉ का जो केवल फार्मूला याद होना चाहिए, यूनिट अगर आप याद कर लेते तो और भी अच्छी बात है। और फिर हम आगे चलते हैं। दूसरी लॉ जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करती है, दूसरी लॉ क्या है? दूसरी लॉ आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ज़्यादा एक्सप्लेन करके हम आपका टाइम नहीं लेंगे, जो मेन पॉइंट हम उसी की बात केवल करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हमको स्टडी करना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरली क्या होता है कि जब कोई हम इंसिडेंट लाइट, कोई भी लाइट किसी भी सरफेस, ये लाइट कोई भी सरफेस पर अगर हम इंसिडेंट कर, सपोज ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया एंड ये भी सरफेस हो गया, इस पर इंसिडेंट करते हैं तो ये उस जो लाइट आती है उस लाइट के द्वारा उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। तो इसकी जो इवेंट है या फिर इसकी घटना जो है उसको जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आई होप ये वो जनरली केवल जानने की जरूरत है, हमको इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ये हम, तो आई होप इसको बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की अलग अलग माइंड को यूज करके, बट इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए हमारे सबसे बड़े फिजिशियन वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया। और उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया, जो इक्वेशन उन्होंने दिया वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। जो इक्वेशंस है ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ पर एच न्यू नॉट जो है वो हमारा वर्क फंक्शन है। ये वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन एक ऐसा वर्क किया गया है जिससे हम सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर वर्क करके सरफेस पर लाई जाती है, और बाकी जितने हमारे इंसिडेंट लाइट रे में एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर होने लगते हैं। तो आपको याद क्या होना चाहिए? आपको इसकी इक्वेशन जो हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पे के एम इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ई जो होती है हमारी एनर्जी ऑफ फोटॉन, और डब्ल्यू इज वर्क फंक्शन पिछली बार हमारे 3rd पेपर में ये पूछा गया था। तो आई थिंक ये डब्ल्यू जो है इसकी वैल्यू एच न्यू नॉट होती है। इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इक्वेशन जानने की जरूरत है, और इसकी वैल्यू आपको इसमें न्यूमेरिकल अगर मिल जाए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरे वाला जो होता है कि तीसरा लॉ आई होप क्रॉम्पटन लॉ होता है। क्रॉम्पटन लॉ भी आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे। जब कोई भी मोनोक्रोमेटिक एक्सरे की लाइट जो है किसी भी लाइट एलिमेंट सरफेस, सपोज वो कार्बन भी हो सकता है, उस पर अगर इंसिडेंट की जाए तो ये जो हमारी सरफेस होती है उस लाइट को, जो इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसको स्कैटर्ड कर देती है। स्कैटर्ड करने का मतलब उसकी जो वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो उनके जो दोनों बीच में जो हमारे लेमडा की जो डिफरेंस होगी, उसी लेमडा के डिफरेंस को जनरली हम क्रॉम्पटन शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारी जो लेमडा की डिफरेंस होगी इसी को क्रॉम्पटन शिफ्ट, एक इसकी लेमडा कुछ होगी, सपोज लेमडा 1 होगी, अभी क्या होगा मैंने से क्या दिया है वो हम बात करेंगे। सपोज ये लेमडा 2 होगी, तो जो हमारी इनकी दोनों के लेमडा और लेमडा 1 के बीच का जो लेमडा का डिफरेंस है उसी को जनरली हम क्रॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है, इसमें जो ये हमारा इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशंस हमारा इम्पोर्टेंट है, आप इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चंस आएंगे और इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं, क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि व्हाट इज क्रॉम्पटन शिफ्ट
व्हेन द इंसिडेंट लाइट इन जीरो एंगल, ऐसे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस पर, छोटे छोटे क्वेश्चन को। यहाँ पे लैम्डा एफ जो होता है वो हमारा स्कैटरिंग लाइट की जो वेवलेंथ है, और आई जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे की, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इस इक्वेशन को जनरली हम क्रॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। और ये हमारा डिफाइन होता है H/mc 1 माइनस कॉस थीटा से, जहाँ थीटा जो है वो हमारा स्कैटरिंग एंगल होता है। तो इसी पर हमारा डिपेंड होता है। हम चलिए इससे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एंड द क्रॉम्पटन शिफ्ट when इंसिडेंट लाइट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो जनरली हम जानते हैं कि डेल्टा लेमडा की वैल्यू जो होगी वो हमारी H/mc आएगी, जिसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 2.42 एंगस्ट्रॉम जनरली। और फिर अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, छोटा क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। अब फिर दोबारा इसको पूछ ले कि फाइंड दी क्रॉम्पटन शिफ्ट वैल्यू एंड द इंसिडेंट लाइट इन थीटा इज इक्वल टू 90। फिर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, तब फिर इसका क्या होगा, ये जो कॉस 90 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। जो इसके पहले मैं थीटा इज इक्वल टू 0 बताया, यह कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो एक एक हमसे कैंसिल हो जाएगा अगर, तो क्रॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू जो थीटा एंगल पे क्या आएगा वो हमारा 0 आएगा। उसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर दूसरी अगर थीटा इज इक्वल टू 90 पूछ ले तो 90 कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती, 0 होगी, तो क्रॉम्पटन शिफ्ट लेमडा की वैल्यू जो होगी वो हमारी वैसे आ जाएगी mc, तो इसकी वैल्यू जनरली 0.242 एंगस्ट्रॉम होगी। तो आई होप 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया, पहला पॉइंट इस पे, पहला पॉइंट इस पे। अब ये क्रॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू अगर 180 डिग्री पे पूछ ले, फिर क्या करेंगे, तो 180 डिग्री की सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 180 रखेंगे। कैसे, 80 की वैल्यू cos होती है हमारी -1, तो -1 अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, mc हमारा 2 टाइम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.484 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप आपका क्रॉम्पटन शिफ्ट से ये छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछेंगे तो आप कर लीजिएगा। आई होप आप कर ही लिए होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ओके, इसमें जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में अगली लॉ है वो हमारा हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब 3rd सेमेस्टर में इसका एग्जाम दे रहा था फिजिकल का, तो इसमें ये डायरेक्टली पूछ लिए थे ये फार्मूले। तो आई होप ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल टू H/4 ऑलवेज ये होते हैं। और ये हमारा अनसर्टेनिटी पोजीशन होता है, जबकि ये हमारा डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम होता है, और ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको आई होप पता ही होगा 6.6 जनरली कह देंगे इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और फिर अब इसके अगला होता है, इसमें हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जब हमने बात किया तो इनको 2 फॉर्म होता है, एक हमारा एनर्जी के फॉर्म में होता है, उसको भी आप देख लीजिए, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको मेंशन किया, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर आर इक्वल टू H/4। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, जो कि ये हमारा डेल्टा ई जो है अनसर्टेनिटी एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल के लिए, और डेल्टा टी की वैल्यू तो आपको पता ही है कि डेल्टा टी हमारा टाइम पीरियड होता है। अब फिर हमारी जिसकी अगली लॉ होती है कि जिसके बिना हमारी पूरी क्वांटम अधूरी है, वो हमारी डी ब्रोगली है। डी ब्रोगली क्या होता है, इसलिए फेमस है क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेवलेंथ का ही बात करेंगे। तो वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने पहला नियम दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और 1924 ईस्वी में इन्होंने दिया, जिससे
क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला। डेल लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम बी होता है, जहाँ पी इज इक्वल टू एम बी होता है। आपको पता है ये जो हमारा एम है वो मास होता है, बी जो हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है। फिर अब हम आते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स हमारी थर्ड ईयर के सिलेबस में है, उसके अनुसार हम जानते हैं कि थर्ड ईयर के सिलेबस में हमारी जो इस टाइम है, आई होप आप पढ़ रहे होंगे, एग्जाम टाइम है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डायरेक्टली हमारे स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप उसको सीरियल वाइज समझेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो ये सब जो लॉ थे, ये छोटे छोटे लॉ से इसको हम पहले प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने उसको मेंशन किया क्योंकि हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। किसी भी वेव या फिर मैकेनिक्स में पार्टिकल की एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको उस पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। तो उस पार्टिकल की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैसे, अभी चलिए हम देखते हैं ये कैसे हमारी होती है। हमारे पेपर्स में जो है वो पहला पॉइंट जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। तो आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आप जान लीजिए और ये कहाँ से आया और ये क्या होता है बस। तो ये जो श्रोडिंगर वेव है, ये देखिए हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट जो है श्रोडिंगर, पूरी क्वांटम के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। इनके बिना क्वांटम तो अधूरी ही है। क्वांटम हमारे पार्टिकल के बारे में ज्ञात करना होता है, तो पार्टिकल में ये साइंटिस्ट का बहुत ही अच्छा रोल है। जहाँ देखिए ये पहला जो हमारा इक्वेशन होता है एच कैप साइन इज इक्वल टू ई साइन, जहाँ एच कैप जो है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स होता है और ये साइन हमारा वेव फंक्शन होता है, एंड ई जो हमारा होती एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, एंड साइन इज द वेव फंक्शन होता है। तो आई होप ये इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं इजिली। तो अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहले देखेंगे कि वन डायमेंशनल के लिए क्या होता है और टू डायमेंशनल के लिए क्या होता है। चलिए हम देखते हैं टाइम बिना इस पेन कम करते हुए। तो ये जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारी वन डायमेंशनल की है। क्यों वन डायमेंशनल? क्योंकि इसमें जो है वन ही एक्सिस की बात की है, वो वन एक्सिस क्या है, एक्स जो एक्सिस है। तो ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस एक एक्सिस के लिए है। इसमें ई जो हमारी इंटरनल एनर्जी और पी जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे थ्री डायमेंशनल में किस तरीके से शो करता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई होप थ्री डायमेंशनल में इस प्रकार से शो करते हैं, आप इसको एक बार देख ही लिए होंगे। तो आई होप ये एक बार वीडियो में बनाया तो कैंसिल होकर डिलीट हो गया, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है, इसलिए इसको मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप चलिए देखते हैं। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्री डायमेंशनल के लिए है। यहाँ पे और वहाँ पे कुछ खास अंतर नहीं है, केवल वैल्यू हमारा यही अंतर है। जहाँ इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो थ्री डायमेंशन होता है उसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो डेल स्क्वायर है इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स की जब हमने बात कर ही दिया है तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स की वैल्यू क्या होती है। आपको ये पता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स की वैल्यू ये होती है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपका क्लियर हो गया होगा। और अगला टॉपिक्स क्या है इसमें अगला टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हाइड्रोजन एटम की जब हम बात कर ही दिए हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम की, तो यहाँ पे कुछ खास अंतर नहीं होता है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि देखिए बी इज इक्वल टू हाइड्रोजन की जब बात हमने कहा है, सॉरी बी ये है, तो B इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये हमारा E प्लस होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो E माइनस है, तो और डिवाइडेड बाई R। तो इसी की वैल्यू अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट कर देंगे निगेटिव में E स्क्वायर बाई R, तो जो इक्वेशन हमको मिलेगा वो इक्वेशन हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में डायरेक्टली पूछे गए हैं, BHU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। तो ये हमारा क्या होता है, आप देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको वैल्यू पुट कर दिए तो ये इक्वेशन हमारा आ गया, जिसे हम जनरली हाइड्रोजन एटम का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम्स के लिए।
आई होप आपका क्लियर हो गया। अगला टॉपिक क्या है इसमें अब अगला टॉपिक की बात जब हम करते हैं तो इसको जानने से पहले हम एक पॉइंट और जान लेते हैं कि हाइगेन वैल्यू क्या होता है, हाइगेन फंक्शन क्या होता है एंड हाइगेन ऑपरेटर्स क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन का अगर हम ऑपरेट करें, कोई भी फंक्शन, सपोज ये हमारा साइन फंक्शन है, उसको ऑपरेट करें तो जो ये हमारी सेकंड में कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये बोली जाएगी हाइगेन वैल्यू, एंड जो ये इक्वेशंस आएगा फिर भी साइन के फॉर्म में उसे बोलेंगे हाइगेन फंक्शन। तो और ये ऑपरेटर्स जो होता है उसी को जनरली हम ऑपरेटर्स बोलेंगे। तो अब चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो क्वेश्चन को मेंशन किया है। पहला क्वेश्चन जो हमारे साइन 1 = e⁴ होता है, इसका अगर हम ऑपरेटर्स डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा आएगा x के रिस्पेक्ट में e⁴ और x, तो ये हमारा जो आएगा e⁴ अगर डिफरेंशियल के फॉर्म में। तो देखिए ये जो हमारा साइन है ये पहले जो हमारा एक फंक्शन था वही आया, और जो a आया है ये हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो a को हम जनरली बोलेंगे हाइगेन वैल्यू, और ये जो हमारी साइन की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हाइगेन फंक्शन। तो ये हमारे दूसरी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो दूसरी क्वेश्चन में भी बहुत हार्ड नहीं है, इसमें भी अगर आप डिफरेंशियल करेंगे तो आई होप मैं किया हूँगा, नीचे देखिए मैं इसको किया हूँ। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में इसका dx करेंगे तो ये तो पहले हमारा वेव फंक्शन आ जाएगा, फिर हमारा कुछ कांस्टेंट में आ जाएगा जिसको हम इसको हाइगेन वैल्यू बोलेंगे, इसको हाइगेन फंक्शन बोलेंगे। तो आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हाइगेन वैल्यू क्या होता है, हाइगेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे दिखाए ऑपरेटर्स इनटू फंक्शन = कांस्टेंट और कुछ फंक्शंस, तो ये हमारा हाइगेन वैल्यू हाइगेन फंक्शन। अब अगला टॉपिक क्या देखते हैं। अगला टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। आई होप किसी भी वेव फंक्शन का वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वेव फंक्शन की बात केवल कर रहे हैं। वेव फंक्शन की वैल्यू तो हर एक आइटम, फॉर जैसे हम हाइड्रोजन आइटम के लिए हम बता दिए हैं, और किसी भी आइटम का अगर हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करें तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या होता है अगला टॉपिक, जब हमको वेव तो मिल जाता है, वेव किस फॉर्म में मिलता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारी अगली टॉपिक है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। अब ये पार्टिकल 1 डायमेंशनल का बॉक्स का मतलब क्या, अगर आप पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं पढ़ेंगे फिर भी हम आपको समझा देंगे। तो कोई भी जैसे सपोज ये हमारा कोई बॉक्स है, इस बॉक्स की बात अगर हम करें तो ये जो बॉक्स है x = 0 से लेके x = a तक, तो इसके बाहर या ये हमको इसको जनरली इस वाल बोलेंगे, और इसके बाहर ये आउटसाइड रीजन हो गया, ये इनसाइड में जो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और आउटसाइड में जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। और तो जहाँ पे अब आप साइन की वैल्यू अगर कैलकुलेट किए हैं तो अगर v की वैल्यू अगर 0 है तो आप साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आप वॉल पर या फिर इसके बाहर साइन की वैल्यू हमारी पार्टिकल इस डायमेंशनल बॉक्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी 0 आ जाएगी फॉर आउटसाइड के लिए, और इनसाइड के लिए हमारी साइन की कुछ वैल्यू आएगी। तो पार्टिकल अगर हमारा x = 0 से x = a तक अगर मूव कर रहा है तो इसमें हम इसकी मदद से इसकी एक इक्वेशन से पार्टिकल की कैलकुलेट करेंगे किसी भी पार्टिकल के लिए। तो वो इक्वेशन हमारा क्या आया सॉल्व करके, आपको ज़्यादा डेरिवेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशंस क्या आया ये देखिए, इक्वेशंस ये आया है sin n = a sin n πx/a, ये हमारी वैल्यू आई है। उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद साइन की वैल्यू जो कि हमारी पार्टिकल के अंदर है, तो पार्टिकल के अंदर है ये आएगा। अब ये n क्या होता है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। और फिर हम इसके अंदर की यानी डायमेंशनल बॉक्स के अंदर एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो En = n² h²/8ma² होता है, जहाँ n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब फिर इसमें जब
ये जहाँ ए जो है हम इसके बारे में बताना चाहेंगे, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए तो पार्टिकल डायमेंशनल बॉक्स में जो हमको इक्वेशंस मिल जाएगा, सॉल्यूशंस किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन के लिए किसी भी वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो चलिए उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। ए की वैल्यू हम सॉल्व किए हैं, तो इसकी वैल्यू जनरली आया है रूट में 2/a। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हमारा इक्वेशन वेव फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा कि साइन इज इक्वल टू किसी भी पार्टिकल डायमेंशन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए 2/a इंटू साइन एन पाई इंटू एक्स। तो आई होप वीडियो लेंथी होता जा रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और फिर इसमें एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा इक्वेशन होता है ये हमारा नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन क्या होता है, ये हमको बताता है कि इस डायमेंशनल बॉक्स में जो हमारा पार्टिकल इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम x बराबर 0 से और x बराबर 0 से लेके x बराबर एक तक में 1 होगा, और इसके बाहर इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन इस डायमेंशनल के अंदर यानी हमारी जो पार्टिकल है इसमें श्योर पाया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 है। तो ये हमको बताता है कि नॉर्मलाइजेशन से जो इक्वेशन होता है वो बताता है। आपको ये तीनों इक्वेशन याद हो गया होगा, साइन एन इज इक्वल टू ये, और ये हमारा नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ये हमारा एनर्जी। अब फिर हम आगे बात करेंगे कि ये क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए हम साइन की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिए। अब उस डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल तो एक पोजीशन में तो रहेगा नहीं, तो वो कहीं पे भी मोशन करेगा। सपोज यहाँ करता रहेगा, यहाँ करता रहेगा, यहाँ, तो उसकी मोशंस करने के अकॉर्डिंग हर एक जगह पे उसकी एनर्जी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। वो कैसे, देखिए यहाँ एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड होती है। सपोज यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ n इज इक्वल टू 6 है, यहाँ n इज इक्वल टू 8, यहाँ n इक्वल टू 9। तो इसकी वैल्यू हर एक पोजीशन पे यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल का एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर अगर ई की वैल्यू 1 रख दे तो वो वैल्यू जो हमारी ग्राउंड स्टेट बोली जाएगी। किसी भी पार्टिकल के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 0 नहीं होती है, इसलिए अगर ई की वैल्यू 1 रख देंगे तो जो एनर्जी आएगी, सपोज h²/8mL² यहाँ पे है। सपोज ये लेंथ होता है, चाहे उसको a ले लीजिए या फिर l ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो इस एनर्जी को जनरली हम 0 पॉइंट एनर्जी के नाम से जाते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली पूछे गए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो आई होप बीएससी के एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही होगा। अगर ई की वैल्यू 1 पुट कर दे तो किसी भी पार्टिकल डायमेंशनल बॉक्स के लिए अगर ई की वैल्यू या एन की वैल्यू 1 पुट कर दे, जो एनर्जी आएगा उसे 0 पॉइंट एनर्जी बोलेगा। अब आगे की बात करेंगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताते हैं कि जैसे साई की वैल्यू हम तो कैलकुलेट कर लिए पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। अब पार्टिकल की बात तो हम कर रहे हैं, तो पार्टिकल की इक्वेशंस कैलकुलेट किया। अब पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को हम बता रहे हैं ना, पार्टिकल जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम वन डायमेंशनल बॉक्स में की मदद से उसकी साई की वैल्यू, उसके नॉर्मलाइजेशन यानी पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है, कितनी होती है, उसकी इक्वेशंस, और फिर हमारी एनर्जी की इक्वेशंस को हम कैलकुलेट कर लिए किसी पार्टिकल के लिए। अब उस पार्टिकल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पाया जाएगा, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम निकालेंगे। हमारी क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अगर आप स्टार्टिंग से और सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर जनरली आप प्रीवियस क्लास में पढ़े ही होंगे, फिर भी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्वांटम नंबर जनरली हमारे 4 प्रकार से होते हैं। पहला जो हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारी इलेक्ट्रॉन के साइज को एक्सप्लेन करती है, और दूसरी जो हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगी इलेक्ट्रॉन के शेप को एक्सप्लेन करती है, और तीसरी जो हमारी क्वांटम नंबर होती है जो मैकेनिक क्वांटम नंबर, वो हमारा इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशंस के बारे में एक्सप्लेन करती है। और ये स्पिन तो आपको पता ही होगा, तो स्पिन के बारे में अब हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज
कोई भी पार्टिकल है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पार्ट में मूव करते हैं, सपोज ये है, और ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है इसलिए इससे नोटेशन किए। सपोज ये जो हमारा एन है इसको जनरली बोलते हैं मेन सेल या मेन एनर्जी लेवल। अब हमको तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का साइज इतना ही बड़ा है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही होगा। तो अब इसके अंदर और क्या, हम इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया इसके अंदर हो गया, अब इसके अंदर किस पोजीशन पे हैं ये हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर वो सपोज वो एल से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू हमारी एल पर डिपेंड करती है। हर एक एल वैल्यू के लिए, हर एक एन वैल्यू के लिए एल की वैल्यू जो है 0 से लेके एल 0 से लेके n-1 होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन को कैसे पता करेंगे कि हमारी किस सब सेल में है। पहले हम सेल के बारे में तो बात कर ही लिए हैं आगे, अब एल से हम उसके सब सेल के बारे में पता लगाएंगे। सपोज ये सब सेल हमारा, हर एक एल की वैल्यू के लिए हमारा जो सब सेल होगा, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस होगा, और एल की वैल्यू अगर 1 है तो हमारा पी सब सेल होगा। सपोज हम यही से एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एल की वैल्यू अगर 2 हो गया तो हमारा डी सब सेल हो गया। ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल एल इज इक्वल टू 1 है तो हमारा पी सब सेल हो गया, ये हमारा पी सब सेल है। अब पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन किस पोजिशन में है उसको कैसे पता करेंगे। सपोज पी में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है पी एक्स और एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। तो अब हम इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में हम देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेगी हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे, यहाँ पे आपको पता ही है कि पी एक्स के लिए ये -1 होता है एम की वैल्यू, और ये हमारा 0 होता है या +1। तो अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 आई तो ये हमारा पी एक्स में इलेक्ट्रॉन होगी, अगर 0 आई तो पी वाई में, और हमारा +1 होता पी जेड में। और अब एम की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, एम की वैल्यू जो होती है वो भी हमारी एल पे डिपेंड करती है। वो हर एक एल की वैल्यू के लिए ±एल जो कि 0 भी इंक्लूड होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए। तो इससे होता है, जैसे हम एल बराबर अगर 1 रख देते हैं तो जो कि ये आया है 3 वैल्यू, आप देख लीजिए। तो इससे क्या पता चलेगा, अब हम ऑर्बिटल हमारे किस ऑर्बिटल्स में, पी एक्स में, पी वाई में या पी जेड में, उसमें भी अगर हम जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ने गए तो वो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन एक बार क्लॉकवाइज मोशन की, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको एग्जैक्ट पोजीशन को या पता लगाने के लिए वो स्पिन क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ी। अब स्पिन क्वांटम नंबर कैसे क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर जनरली हम जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होता है। अगर निगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन हमारी क्लॉकवाइज मोशन करेगी, अगर पॉजिटिव है तो वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगी। तो आई होप इस चारों क्वांटम की मदद से किसी भी पार्टिकल की, किसी भी एटम में उसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पार्टिकल की वेव या फिर उसकी जो इक्वेशंस है उसको हम श्रोडिंगर वेव की इक्वेशंस की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इस क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, इनसे बनेंगे क्वेश्चन। जो एन की वैल्यू होगी वो हमारे इलेक्ट्रॉन को साइज को बताएगा, जो कि हमको मेन एनर्जी सेल बोला जाता है। दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रॉन की शेप को बताएगा, जिसे हम एल बोलेंगे। और फिर तीसरा जो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशंस को बताता है। और चौथा जो हमारा है वो हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस को बताता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रही है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है इसको बात करते हैं। अगला टॉपिक की बात जब हमने कर ही दिया तो अगला टॉपिक जो हमारा रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। अब हम नोड की बात करते हैं तो नोड को हम थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे कि नोड क्या होता है। नोड एक ऐसा पोजीशंस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं पाए जाते किसी भी। जनरली हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते हैं तो इसके ऑर्बिटर के लगातार ऐसे ऑर्बिटर, तो ये पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जाता है
तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं। हमारे नोड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियल नोड होता है, एक हमारा एंगुलर नोड। आपको अभी फार्मूला जानने की जरूरत नहीं, पहले होता क्या है एक्चुअली में आप समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड ऐसा नोड होता है जो कि रेडियल के फॉर्म में होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो आप इसके मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जा रहा, तो इस पोजीशन को रेडियल नोड कहेंगे, जो कि हर एक ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग होता है। 1s के लिए कोई रेडियल नोड नहीं होता है, और 2s के लिए जनरली एक रेडियल नोड होता है, और 3s के लिए जनरली 2 नोड होता है। अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे सीखेंगे। तो अब दूसरा नोड क्या होता है, दूसरा नोड जो हमारा प्लेन नोड होता है उसको, अब रेडियल नोड को आप 3s के बारे में भी देख सकते हैं जो कि 2 होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस किए। अब प्लेन नोड क्या होता है, प्लेन नोड ऐसा नोड जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती, वहाँ से प्लेन अगर पास कर दिया जाए तो उसको जनरली हम प्लेन नोड के नाम से जानते हैं। वो कैसे, हम ये देखिए, अगर हमारा कोई सपोज ये p ऑर्बिटल्स है, देखिए ये हमारा p ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती, तो यहाँ से अगर कोई प्लेन पास कर दिया जाए तो ये जो प्लेन होगी इसी को जनरली हम प्लेन नोड या फिर नोड प्लेन के नाम से जानते हैं। फिर भी बताना चाहेंगे कि इसको इस पीडीएफ से मैंने एक बार डिस्कस कर चुका है, इसलिए थोड़ा पहले से लिखा हुआ आ रहा है। तो आई होप आपको रेडियल नोड पता चल गया होगा। देखिए 3z के लिए रेडियल नोड कितना होता है, ये एक्चुअली में सही है, आप को केवल शो करने के लिए मैं दिखाया हूँ। आप रेडियल नोड को इस तरीके से देख सकते हैं, और प्लेन नोड को भी। प्लेन नोड ये होता है। अब हम हर एक ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट नोड होती है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो dz² होता है, इसके लिए कोई हमारा नोड प्लेन नहीं होता है। क्यों नोड प्लेन नहीं होता, क्योंकि dz ये इस प्रकार से ऑर्बिटल्स होते हैं, इस पे भी हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो है हमारा सर्कुलर नोड शो करते हैं, देखिए ये हमारा रेडियल नोड नहीं होते। तो हमको कोई भी नोड शो करे उससे मतलब नहीं, हमारे नोड पूछा है कि 3dz में, तो वो हम डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 2 नोड हैं, हम बता सकते हैं। आते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा पहला नोड जो होगा वो एंगुलर नोड होगा, दूसरा हमारा रेडियल नोड। फार्मूला क्या होता है, एंगुलर नोड के लिए फार्मूला हमारा L होता है, रेडियल नोड के लिए n-l-1 होता है। अब अगर हम टोटल नोड की बात, जनरली टोटल नोड ही पूछते हैं या फिर हमारा रेडियल नोड पूछते हैं। टोटल नोड की बात करते हैं तो n-1 कैसे आएगा, इसमें टोटल नोड में एंगुलर नोड और हमारा रेडियल नोड दोनों को ऐड कर देंगे तो l की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हमारी टोटल नोड की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, यहाँ पे आप फार्मूला एक बार देख लीजिए। टोटल नोड का फार्मूला है, ये हमारा एंगुलर नोड का फार्मूला है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 4s के लिए। 4s के लिए जनरली हमारी n की वैल्यू जो होती है 4 है, और हमारी s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर हम नोड टोटल नोड की बात करते हैं तो अगर 4 - 0 करते हैं तो हमारी 4 - 0 तो हमारी टोटल नोड की वैल्यू तो 4 आएगी, जबकि अगर रेडियल नोड की बात करें तो n-1 हो जाएगा, तो यानी हमारी 3 हमारी टोटल नोड हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। 5d ऑर्बिटल्स के लिए अगर कैलकुलेट करें तो आप 5d ऑर्बिटल्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। n = 5 होता है, और हमारा d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 0 होता है। तो रेडियल नोड आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे, 5 - 2 - 1 = 2 हमारा एंगुलर नोड आ जाएगा और 2 हमारा रेडियल नोड आ जाएगा। तो आई होप नोट की पॉइंट को आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन तो कंफर्म बनेंगी क्योंकि ये हमारे टॉपिक्स में दिया, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अगला टॉपिक से देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, जो कि ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हम आपको मेन पॉइंट क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तो ये पता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप इस प्रकार से कर लेंगे। आपको मेन पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है,
हम कैसे बताते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार से, कहीं कहीं आप देखे होंगे 2pz की एनर्जी पहले हो जाती है, कम हो जाती है, और 2px और 2py की एनर्जी ज़्यादा। यही केवल आपको ध्यान देने वाली बातें हैं इस पॉइंट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो पॉइंट ध्यान रखनी है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, देखिए 2px और 2py की एनर्जी 2pz के कंपैरिजन में कम है। तो ये हमारा लागू होगा ऐसे एलिमेंट के लिए या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके p ऑर्बिटल्स में 1 से या 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 से 3 के लिए ही केवल लागू होगा। तो आपको यह ध्यान है, जैसे कि हमारा ये N2 हो गया और B2 हो गया, C2 भी हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये होगी। और जिनके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा होंगे या 6, मैक्सिमम 6 ही होते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो देखिए, इसमें 2p की एनर्जी जो होती है वो हमारी कम हो जाती है इन कंपेयर टू पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई के। तो आपको यही पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात है। अब इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कैसे। डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम है, देखिए मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए तो ये डायग्राम देखिए, 2pz की एनर्जी हमारी कम है इन कंपेयर टू पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। तो ये हमारी जो है, जिसके p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है उनके लिए है। अब जैसे कि हमारी मॉलिक्यूल्स की बात यहाँ भी करते हैं, तो हमारी ये O2 की बात करते हैं और F2 की बात करते हैं और Ne2 की बात करते हैं। तो इनके लिए जो डायग्राम होगी वो ओरिजिनल डायग्राम ये होगी। इस डायग्राम में केवल यही देखना है कि 2pz की एनर्जी जो होती है इन कंपेयर टू पाई टू पी एक्स के कम होती है। अगला ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसमें उसके p ऑर्बिटल्स में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में है, तो उनका जो मॉलिक्यूलर डायग्राम जो होगी एनर्जी लेवल की मॉलिक्यूलर डायग्राम जो होगी, देखिए यहाँ पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई की एनर्जी सिग्मा 2pz के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये डायग्राम और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो MOT के अकॉर्डिंग हमको एक्सप्लेन करता आपका क्लियर हो गया होगा। अगर भी कुछ इसके पहले भी, अब इसमें जो पॉइंट है वो हमारी बॉन्ड ऑर्डर की बात है। बॉन्ड ऑर्डर को जनरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं MOT के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल H2 की बात कर लेते हैं, या फिर पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। इससे हम अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट किए हैं हाइड्रोजन आइटम के लिए। हाइड्रोजन आइटम के लिए जो हमारा बॉन्डिंग या ये देखिए, हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए 0। तो आप इससे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, जो कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आएगी हाइड्रोजन आइटम के लिए। अब आगे बात करते हैं, इतना शॉर्ट वहाँ तो टाइम नहीं रहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर निकल। तो हमें अगर बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो हमारे जो इस सेंटेंस में है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक अगर क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता कि बॉन्ड ऑर्डर से फंसेंगे, फिर भी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो आई थिंक हम इसको एक ट्रिक बताते हैं। अब ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। क्या है ये ट्रिक? मैंने ऐसे कुछ अंक लिखे हैं, जैसे हमारा अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन, आपका अभी बात क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स का हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो उसका पहले हम उसके इलेक्ट्रॉन को सम कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का सम हमारा 14 आया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और अगर 14 से कुछ कम या बेसी होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कम है हर एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में 0.5 बॉन्ड एंगल का कम करते चले जाएंगे। सपोज अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का सम जो 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 है तो 2.5 होगा, अगर 13 है तो 2.5 होगा। तो आई होप अब कि इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मॉलिक्यूल्स का नाम मेंशन किए हैं, इसका हमको बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो पहला हम NO के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो NO में हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन का सम कितना होगा। नाइट्रोजन में हमारे 7 होते हैं और ऑक्सीजन में हमारे 8 होते हैं। तो 8 7 15, अगर हमारे 15 इलेक्ट्रॉन के सम आ गए हैं तो हम जानते हैं कि 14 के लिए 3 होता है और 15 के लिए जनरली 2.5 एंगल होता है। आप ऐसे मार सकते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो है CO के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन सम 14 आएगा, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा 3, जो कि ये है। O2 के रिस्पेक्ट की बात हम करते हैं तो O2 में जनरली हमारी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 2 जा 16। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगी 16 होगी। हम जानते हैं 14 की 3 होती है। अगर 16 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे उससे कम है, तो ज़्यादा हैं, तो 2 के लिए हमारी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएगा 16 के लिए। हम लास्ट जो हमारी Ne के लिए देखते हैं, Ne2 के लिए। तो Ne यानी नियान्स की जो एटॉमिक नंबर 10 होती है, अगर 2 नियान्स हो तो उसकी एटॉमिक नंबर हमारी 20 हो जाएगी। अब हम जानते हैं 40 के लिए 3 होती है। 40 से हमारे 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारी बॉन्ड ऑर्डर होगी वो हमारी 0.5 कम होगी। तो अगर 0.5 हम कम करते चले जाएं तो 3 ऑर्डर हमारी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो यानी अगर 14 के लिए 3 होता है तो 3 में से 3 बॉन्ड ऑर्डर कम कर देंगे, तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। नियान के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। अब आपका आई होप अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, हमारे अकॉर्डिंग तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं भी एक अभी चार्ट दे देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं PDF में मेंशन नहीं किया हूँ। देखिए इस पॉइंट को यानी इस पेज को मुझे इसमें मेंशन करने का मेन पॉइंट है कि बॉन्ड ऑर्डर तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये 8 9 10 से लेकर अगर इलेक्ट्रॉन सम हमारा 20 तक है तो बॉन्ड ऑर्डर हम 14 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो और आपको पता ही होगा कि जो हमारी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, ये हमारे पूछ सकते हैं। तो आई होप इस पेज का मेरा मेंशन करने का मेन पॉइंट यही है कि आप इससे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट करने जान जाए। और हम आपको एक बात बताते हैं, जो ये 10 इलेक्ट्रॉन सम होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल B2 एंड O2 के रिस्पेक्ट में, ये हमारे एक्सेप्शनल केस के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो हमारे इस डायमैग्नेटिक होंगे अगर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और पेड इलेक्ट्रॉन की रूल की बात करें तो। लेकिन इसमें 10 नंबर के सम इलेक्ट्रॉन और 16 जो कि एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये हमारे जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और बाकी जिस हर एक के रिस्पेक्ट में ये रूल अप्लाई होता है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे इवन में है या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, और हमारे डायमैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में पेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन ये हमारी पेड होने के बाद भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे लेंदी होता चला जा रहा है। मैं अब हर एक पॉइंट को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें एग्ज़ाम टाइम के पहले आप कुछ पॉइंट छोड़ कर ना जाएं। आप तो पहले पढ़ लीजिए जितना पढ़ना हो, छोड़ कर ना जाएं कुछ इतना जो कि सफिशियंट है। ये का बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक और फिर हमारा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के पॉइंट को क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं। हम बहुत जल्दी बात करेंगे क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट है, ये इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा। फिर भी अब देखिए, जो हम ये PDF है इसको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका लिंक्स भी हम या तो इस वीडियो में या फिर हम डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से देख लीजिएगा, जो कि फ्रेश PDF हम डालेंगे, आप परेशान ना होइएगा। हमारी जो अगला टॉपिक्स है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का हम डेफिनेशन बता देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये जनरली डिफरेंट ऑर्बिट को आपस में हाइब्रिडाइज करके सेम उतने ही ऑर्बिट में इक्वल एनर्जी का जो ऑर्बिट बनाती है। तो इस प्रोसेस को जनरली हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम
एक s ऑर्बिटल्स लिए और एक p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करवा दें तो दो हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी, जिसकी एनर्जी जो होगी वो sp और sp की दो मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर BeCl2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक 2s की ऑर्बिटल्स और एक 2p की ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करके sp जो हमारी दो ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी की हमको मिली, तो इस प्रोसेस को जनरली हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे और जो हमारी ऑर्बिटल मिलेगी उसी को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ध्यान देने वाली क्या बात है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर शेप की होती है। आप शेप भी देख सकते हो, ज्योमेट्री भी देख सकते हो, बॉन्ड एंगल भी देख सकते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक s की ऑर्बिटल्स और 2p की ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं और फिर सेम उतने ही ऑर्बिटल्स में इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2s के ऑर्बिटल और एक 2px एंड 2pz ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे sp3 एनर्जी लेवल के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे, जिसका हमको इम्पोर्टेंस रखना है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब आगे बात करते हैं, p3 हाइब्रिडाइजेशंस में एक s ऑर्बिटल्स और 3p ऑर्बिटल्स अपन में हाइब्रिडाइज करते हैं और 4 हमको sp3 एनर्जी लेवल की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं, जिसकी ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। उसका बॉन्ड एंगल जनरली 109 डिग्री एंड 28 एग्जैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 28 को बॉन्ड एंगल एक्चुअली में होती है 109 डिग्री 28 मिनट, तो यहाँ पे जनरली 109.5 हम लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ही दी है तो इसमें भी हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से करिएगा। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कैसे? किसी भी मॉलिक्यूल्स का जिसका हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, उसके जितने भी एटम्स हैं, हर एक एटम्स की बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आप काउंटिंग करिए। पहले बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की आप काउंटिंग कर लेंगे तो जितने भी हमारी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आएगी उसके रिस्पेक्ट में हमारा रूल अप्लाई होगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन का सम 1 से 8 के बीच में आया तो क्या होगा, और दूसरा जो है 8 से 56 के रिस्पेक्ट में आया तो क्या होगा। आप इतना जान जाएंगे तो आपके लिए ये रूल सफिशियंट होगा। जहाँ ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम होगा। हमारा 1 से 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमको उस इलेक्ट्रॉन में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 8 से 56 के बीच के आया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसमें हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आएगा, ये जो हमारा आएगा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, और ये भी हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे। एक बार हम रूल को फिर से बताते हैं। आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की जिसकी हमको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, उसके पहले बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर लीजिए। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर लेंगे। अगर वो 8 आया, 1 से और 8 के बीच में आया तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और एक हमारा 8 से 56 के बीच में आएगा तो जितना आएगा तो उसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा। तो इससे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडेशन में कैलकुलेट करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से सब क्लियर कर देंगे। मैं इस 3 को ले लिया हूँ। आई थिंक ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जा रहा है। इसमें देखिए हाइड्रोजन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के साथ, तो इस प्रकार इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन सम होंगे वो 8 होंगे। अब हम बताए थे कि अगर 1 से 8 के बीच में है तो उसमें जनरली 2 से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे 4 आएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर है 4 तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे एक s और 3p हमारे होंगे।
ये हमारी 3p होगी। तो ये हमारी जो ऑर्बिटल्स होंगी sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होगी। sp3 के लिए जो हमारी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है और उसकी जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स एक्यूरेट होती है। अमोनिया के रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन के बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 हमारे नाइट्रोजन के और एक हमारे हाइड्रोजन के, जिसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। फिर वैसे कैलकुलेट कर लेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी आ जाएगा, ज्योमेट्री भी वही सेम रहेगा। जेनान टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो जेनान के बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में लगभग 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के 7 होते हैं। तो हमारे 4 फ्लोरीन लगे होते हैं। अब इसके टोटल सम इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये आ जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 36 इलेक्ट्रॉन में अब 36 इलेक्ट्रॉन को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जनरली हमारा 8 चौक 32 आएगा, जो कि हमारा 4 इलेक्ट्रॉन शेष के फॉर्म में बच जाएगा। फिर इस 4 इलेक्ट्रॉन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन 2 से 1 से 8 के बीच में है। तो इसमें हमारे 2 ऑर्बिटल्स ही, ये 2 ऑर्बिटल्स और ये 2 ऑर्बिटल्स दोनों ऐड होंगे तो 6 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इस प्रकार एक्स की F4 की जो हाइब्रिडाइजेशंस होगी वो sp3d2 होगी। से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्योमेट्री भी कैलकुलेट। देखिए हाइब्रिडाइजेशंस जो होगी हमारी 6 ऑर्बिटल्स होंगी, sp3d2 हमारे हाइब्रिडाइजेशंस होगी। आप इसको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी पॉइंट है। इसको सभी को जो हमारे सिलेबस में उसको हम एक ही पार्ट में डिस्कस कर दिए हैं। कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने शेप होते हैं, किस किस शेप होते हैं, जो हम मेंशन किए हैं आपको समझाया उसको मेंशन कर दिए हैं। आप इसको भी एक बार देख सकते हैं कि किसमें कौन सी कितनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी। पॉइंट शायद ये लास्ट पॉइंट से पहले छूट गया है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसको मेंशन करना भूल गया था। भूल क्या गया था, ये सिलेबस में नहीं है पर फिर भी ये क्वेश्चंस इस टॉपिक को सिलेबस में मेंशन किया गया, इसलिए पूछेगा। फाइंड द टोटल नोड ऑफ द ऑर्बिटल। होप आप ऑर्बिटल्स के लिए नोड कैलकुलेट करना जानते ही हैं। बस इसमें क्या मेंशन करना, ये हमारा ग्राफ उसका किस प्रकार से बनेगा इसको और देखेंगे। इसको ड्रा करने से पहले एक पॉइंट और बताना चाहेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स का मतलब जो ऑर्बिटल अगर यस है तो 1s से स्टार्ट होगा, p है तो 2p से, तो उसे हम प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स कहेंगे। इनके लिए जो हमारी जनरली नोड की वैल्यू होगी वो हमारी नोड की वैल्यू जो होगी इसके लिए हमारी 0 होगी। ये बात आप या सॉल्व करें या फिर वैसे आप बता देंगे तो भी सही हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम D3 की बात कर रहे हैं, इसके लिए टोटल नोड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, रेडियल नोड की बात करते हैं यहाँ पे, रेडियल नोड हमारी 0 होगी। रेडियल नोड इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू जो होगी 3 और D के लिए हमारी L की वैल्यू जो होगी वो 2 होती है और -1 हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो रेडियल नोड की वैल्यू 0 होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसको जनरली हम प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल नोड की वैल्यू 0 होती है। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे मेंशन करेंगे, इसको पहला जो हमारा 2p है और ये 3p है, इसके लिए हम पहले रेडियल नोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि 2p हमारा प्रिंसिपल होता है, इसके लिए रेडियल नोड क्या होगा, इस प्रकार से हम रेडियल नोड इसके लिए हम कह सकते हैं। रेडियल नोड का मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा ना पाया जाए। आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो ये R क्या है और D, R जो है वो हमारा किसी भी एटम्स के लिए रेडियस होता है, जो कि न्यूक्लियस से रेडियल नोड के बीच की डिस्टेंस होता है। और D जो होता है, D हमारा जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होता है और R को हम जनरली रेडियस प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो अगर हम 2p के रिस्पेक्ट में करें तो ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी और l की वैल्यू जनरली 1 होगी। अब आपको ग्राफ में भी ऐसे मेंशन करने को मिल सकता है। ये जो हमारी होती है
फंक्शन होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 3p के रिस्पेक्ट में। 3p के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो जो रेडियल की हमारी ग्राफ होगी ये d और r के रिस्पेक्ट में हमारी ग्राफ प्लॉट की जाती है। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू जो है वो भी हमारी एक होता है। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो रेडियल की वैल्यू हमारी, रेडियल नोड की वैल्यू 1 आएगी। तो उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? रेडियल नोड की वैल्यू इस प्रकार से प्लॉट करेंगे, ये हमारी होगी। यहाँ पे देखिए एक नोड हमको मिल गया, ये हमारा जनरली एक रेडियल नोड होता है। तो आई होप ऐसे भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक ग्राफ हम और प्लॉट करके दिखाते हैं डी के लिए। दो क्वेश्चंस मेंशन किया 3D और 4D। 3D के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इस प्रकार से आएगा, ये हमारा D हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। रिस्पेक्ट में n = 3 होता है और D के लिए L की वैल्यू 2 होता है। तो 3 - 2 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो 3D हमारी, अभी हम आपको बताए हैं कि 3D जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उसकी नोड 0 होगी। तो आई होप 3D में कोई नोड नहीं होगा रेडियल। 4D की रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो 4D में हम D और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो 4D के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 रेडियल नोड आएगा। तो रेडियल नोड इसमें भी आएगा। तो ये एक ये हो गया और एक हमारा ग्राफ इस प्रकार से, यहाँ पे यही हमारा नोड होता है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 होती है और l की वैल्यू 2 होती है। इतना क्वेश्चंस करवा दिया हमने, आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा नोड और रेडियल ग्राफ की। एक टॉपिक लास्ट यही है, इसके बाद ये पॉइंट खत्म। इसमें जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल की कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने मेंशन इसलिए किया क्योंकि ये लगातार 3 से 4 साल आया था। आपको ये देखिए ये जो है ऑर्बिटल्स ये 3 साल हमारा आया है, तो इसलिए हमने इसको मेंशन किया। तो ये क्या होता है अभी हम बताते हैं। ये इसकी डेरिवेशंस बहुत बड़े होती हैं, लेकिन आपको डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है। कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन से, देखिए कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो हमारा पहला ऑर्बिटल्स जो होगा वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए हमको कैलकुलेट करना है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हम 2 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। तो हमारे पास 2 साई होगा, 2 इक्वेशंस बनेंगे। पहला जो हमारा साई 1 होगा, दूसरा जो हमारा साई 2। तो पहले हम इसको इक्वेशंस को ड्रा कर लेंगे, फिर हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करके लाके यहाँ पे रख देंगे। जो हमको इक्वेशंस मिलेगा वो हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए कोफिशिएंट का इक्वेशंस होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं इसको मेंशन कर दिया हूँ, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए a1 और a2 की वैल्यू 1/√2 होगा और b1 b2 की वैल्यू 1/√2 होगा और b2 में निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। आपके कोफिशिएंट याद होना चाहिए और इक्वेशंस, अगर आपको कोफिशिएंट याद है तो आप इक्वेशंस बना लेंगे इजिली। अब दूसरी जो है कैलकुलेट ऑफ द कोफिशिएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो हमारे लिए 3 इक्वेशंस बनेगा, साई 1 साई 2 और साई 3। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 हमारे 3 कोफिशिएंट भी होंगे। तो इसकी डेरिवेशंस तो हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली मेंशन कर दिए, आप एक बार देख लीजिए। a1 a2 a3 की वैल्यू जो होगी 1/√3 होगी और b1 की वैल्यू रूट में 2/3 होगी, b2 b3 की वैल्यू माइनस में 1/√6 होगी। यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू और c3 की वैल्यू, c1 की 0 हो जाएगी, c2 की 1/√2, ऐसे करके ये हमारी वैल्यू अगर कोफिशिएंट में जो हमारी पहली इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा लेंथी हो रहा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारी तीसरी जो होती है कैलकुलेट दी कोफिशिएंट ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए 4 ऑर्बिटल्स है तो 4 इक्वेशंस भी बनेंगे, साई 1 साई 2 साई 3। ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, लेकिन इसके लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर a1 और a2 a3 4 की वैल्यू जो हाफ होगी और b1 की वैल्यू √3 होगी और b2 b3 की वैल्यू, आप इस सभी की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारा इसमें रिड्यूस हो जाएगा। आई होप 1 से 2 बार आप लिखेंगे तो ये बात आपको क्लियर भी हो जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो
के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आई होप आपका एग्ज़ाम 2 से 3 दिन में है, तो आप इसको एज ए रिवीजन के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। आपका हर एक पॉइंट जो आपके मन में डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ अगर क्वेरी इसके बावजूद भी बचता तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप इससे आपका कुछ हेल्प मिला होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा में, तो आप प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, जो कि डिफरेंट कॉलेज से है उनके पास। क्योंकि मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट के पास तो मैं खुद सेंड कर दूंगा। पर ठीक है, थैंक यू टू ऑल।